हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और आज हमारा 4 मार्च 2023 और उसकी करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। डेली करंट अफेयर हमारा चल रहा है। करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी इनबिल्ट मिलेगा। इसमें कोई भी कंसेप्चुअल इश्यूज नहीं आएंगे अगर आप इस करंट अफेयर पे रिलाई करते हो तो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर 4 मार्च 2023, ठीक है ना। तो पहला करंट अफेयर है हमारा दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट समझने से दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को जानने से पहले हमें पहले सबसे पहले मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को जानना पड़ेगा। देखिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है ना, एक ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग बहुत सारे मतलब सिर्फ एक काम के लिए नहीं, मल्टीपल काम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक डैम क्रिएट किया गया है रिवर पे, ठीक है, किसी एक डैम को बनाया गया, मान लीजिए ये एक डैम है, ठीक है, इसको हम लोग बनाए हैं, तो वाटर के फ्लो को तो ये रोक ही रहा है ना, वाटर के फ्लो को रोक रहा है। कुछ एरियाज में, आसपास के एरियाज में वाटर स्कार्सिटी को तो ये दूर कर ही रहा है। ये सब काम पहला है। दूसरा काम क्या कर रहा है, हम लोग पानी को रोक रहे हैं। पानी को रोकने के बाद हम लोग इसको हाइट से फॉल कराते हैं किस पे, टरबाइन पे। टरबाइन क्या होता है, कुछ ब्लेड्स होते हैं जो रोटेट होगा। रोटेशन के साथ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय यूजिंग अ जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब किस तरीके से जनरेट करेगा, देखिए हम समझ लेते हैं। बेसिकली ऊपर से पानी गिरा, पानी गिरने के बाद टरबाइन की ब्लेड्स जो होती है ना वो रोटेट होती है। रोटेट होती है तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, रोटेशन। तो यहाँ पे एक लगता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी वजह से जिस तरीके से कोई दो मैग्नेट है, मान लीजिए दो मैग्नेट है, उसके बीच में अगर हम एक कंडक्टर को रोटेट करवा देना, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। और वोल्टेज इंडक्शन के साथ साथ ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो बेसिकली इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन फिर भी समझना है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मोर देन वन वर्क को साइमल्टेनियसली कर रहा है, ठीक है ना। डैम का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब हम चल रहे हैं पहले दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, दिबांग एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूव किया है किसने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसको अप्रूव कौन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। देखिए, ये बहुत बड़ा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट में वाटर की इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर है, ये तो पता चल गया हमको, ठीक है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस, पहली चीज तो आपको समझना है कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जियो पॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये बहुत ही क्लोज है किसके, तो चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो हमें दो तीन चीज आपको समझना होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली चीज तो एक तो बॉर्डर पे बन रहा है, तो आप जियो पॉलिटिकली अपने आप को कुछ क्वेश्चंस रख रहे हो बॉर्डर पे, और चाइना के पास बन रहा है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को भी शो कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ था, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो निकलती है तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना। तिब्बत से निकल के ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो फ्लो करती है तिब्बत से निकल के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और बांग्लादेश में, ठीक है ना। आपको पता होगा, ये नहीं पता है तो अब मेरी एक लेक्चर है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे, सिर्फ 5 मिनट में मैंने मैप के थ्रू समझा दिया है, ठीक है ना। तो निकलती है ना, तो चाइना क्या करता है ना, चाइना एकदम अरुणाचल प्रदेश या फिर एकदम क्लोज एक डैम बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा की फ्लो रुकती है, ठीक है ना। तो वो अपनी पावर को, वो अपनी जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को शो करता है। तो फिर हम क्यों नहीं शो करें, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या कमी है, हम भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को एक तरीके से जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशन दिया गया है। अब वो है चाइना के बॉर्डर के पास, ठीक है ना। अच्छा, ये किस रिवर पे बना है, तो रिवर पे बना है दिबांग रिवर। अच्छा, ये दिबांग रिवर क्या है, ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। कहाँ पे बनाया गया इसको, तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे इंडिया की सबसे ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। आपको बताना है उस डिस्ट्रिक्ट का नेम, ठीक है ना। आपको बताना है उस डिस्ट्रिक्ट का नेम। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंटरेक्टिव रखिए, ज्यादा सीखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको बता, देखिए ये ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है ना। ये इधर से आकर के आपको दिबांग रिवर मिलती है, ठीक है, यहां से आके मिल रही है इसमें ब्रह्मपुत्रा में। तो आप समझ सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इस पे ही ये डैम को, इस पे ही इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ और हम लोग ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं, मानस, कामेंग, सुबनश्री। और अगर हम लोग नीचे की तरफ से बात करें, ठीक है ना, मतलब साउथ की तरफ से बात करें, अगर हम लोग देखिए रिवर की दो ट्रिब्यूटरी, एक तो आप लेफ्ट बैंक कह सकते हो या राइट बैंक कह सकते हो, या फिर साउथ फ्लोइंग रिवर या नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कह सकते हो। आप क्या करो, अगर आपको जानना है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आप उस रिवर पे बैठ जाओ और रिवर के फ्लो को देखो। रिवर जिस तरफ बह रही है उधर देखो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। आप जो आपकी लेफ्ट हैंड होगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो आपकी राइट बैंक होगी वो राइट हैंड होगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो दिबांग आपको पता चलेगा कि आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से जुड़ती है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। तो ये था हमारा दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पर जुड़ जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना।
अब चलते हैं हम लोग क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्रियल अनाउंसमेंट पे, ठीक है ना, जो कि क्वाड के द्वारा, क्वाड एक वर्किंग ग्रुप है, ठीक है ना। एक चीज समझिए बेसिकली है क्या, देखिए चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक क्वाड जो है ना, अभी फिलहाल रिसेंट में जो क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना, वो अनाउंस किए हैं एक क्वाड वर्किंग ग्रुप। क्वाड जो है वो वर्किंग ग्रुप सेटअप करेगी, किसके लिए, किस चीज़ के लिए, तो टेररिज्म को काउंट करने के लिए। किस चीज़ के लिए, तो टेरर को काउंट करने के लिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्वाड के 4 मिनिस्टर्स हैं। देखिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि जो 4 के 4 कंट्री है वो कौन कौन सी, मैं आपको पहले क्वाड के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले क्वाड के बारे में जान लीजिए। देखिए ये ग्रुप है 4 डेमोक्रेसीज की, किसकी किसकी, तो आपको कंट्री नेम याद रखना है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। कौन कौन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, ठीक है ना। बेसिकली क्या है ना, ये चारों डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, कॉमन ग्राउंड पे सपोर्ट करती हैं कॉमन इंटरेस्ट को, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट को, ठीक है ना। और बेसिकली इसमें जो होता है ना वो अनहिंडर्ड, मतलब किसी बिना किसी रोक रुकावट के मैरीटाइम ट्रेड को तो बढ़ावा देना ही देना है, साथ में मैरीटाइम ट्रेड के सिक्योरिटी को भी फोकस करना है, ठीक है ना। ये इसका मेन एम है। अब देखिए बेसिकली ये क्या इंश्योर करती है, क्या किस तरीके के सपोर्ट को इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। याद रखिएगा इंडो पैसिफिक रीजन, आप एक बार मैप पे जाके इंडो पैसिफिक रीजन को देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा किस तरीके से ये चारों कंट्री मर्ज्ड है। मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगा भी ये कंट्री कहां कहां से क्वाड बनाती है, मतलब क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले ये आइडिया जो है ना क्वाड का, ये लाया गया किसके द्वारा, म्यूट किया गया, मतलब किसके द्वारा मोटेट किया गया, मतलब पहले बताया गया, ये बताया गया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी के द्वारा, ठीक है ना, जिनकी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, ठीक है ना। 2007 में इसका आइडिया दिया गया था, किनके द्वारा, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, शिंजो आबे के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे ये आइडिया बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाया, ठीक है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल गया था, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया क्यों निकला था, क्योंकि चाइनीज प्रेशर बहुत था। एक चीज़ समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलियन वाइन जो है ना, ऑस्ट्रेलियन वाइन जो चाइनीज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, ऑस्ट्रेलियन वाइन चाइनीज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। अगर मानिए मैं आपके घर में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता हूं, तो बिल्कुल आप अगर कहीं स्ट्रैटेजिकली आपके अगेंस्ट कुछ रूल बनाया जा रहा है, कुछ पार्टी फॉर्म की जा रही है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ना जाऊं उसमें, क्योंकि इससे क्या होता है मेरा एक्सपोर्ट वो हो जाएगा ना, बहुत हिंडरेंस हो जाएगा, मुझे लॉस होने लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उससे पुल आउट कर ले रहा था बार बार, ठीक है ना। किस लिए, क्योंकि चाइनीज प्रेशर, चाइनीज लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया बनाया ना क्वाड, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन धीरे धीरे चाइना खराब होने लगा है, ठीक है ना। जैसे वाइन वाले जो कंडीशन थी उस पर इन्होंने चाइनीज कहने लगे कि आप डंप कर रहे हो, वाइन को डंप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड बन गया ना, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन बनाया गया, तो उसी को तो कहते हैं क्वाड। देख लीजिए आप, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हो, कौन कौन, इंडिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। इसी को तो क्वाड का है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन को। तो इसको बनाया गया बेसिकली मैरीटाइम के लिए। अब हम लोग कुछ और समझ लेते हैं, आखिर ये न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में था क्योंकि काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाया जाएगा, काउंटर टेररिज्म ग्रुप की फॉर्मेशन की जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना कि इसमें सीधा कहा गया है कि जो भी होगा ना रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को फोकस किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग किसी की सोवरेनिटी को ब्रेक करके, किसी के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रेक करके कुछ भी किए जा रहे हैं, कहीं पे जाके किसी की ज़मीन छीन ले रहे हैं। जैसे चाइना मेनली ये जो है ना फुल्ली फोकस कर रहा है चाइना पे, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। ये मैसेज दे रहा है चाइना को, ठीक है ना। अब देखिए अभी हमारे एक्सटर्नल जयशंकर मिनिस्टर कौन है, तो हमारे एस जयशंकर जी हैं। किसको नहीं पता है, आईएफएस ऑफिसर थे, बहुत ही ज़्यादा प्योर डिप्लोमेट हैं और जेएनयू पास आउट हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, पेनी वोंग है। यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन है, ठीक है ना। वहाँ पे यूएसए में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो एंटोनी ब्लिंकन है। जापान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, योशिमा हायाशी है, ठीक है ना। और एक और फाउंडेशन होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, को ओआरएफ कहते हैं, उसके प्रेसिडेंट है समीर सरन। ये अटेंड किए थे क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीट न्यू दिल्ली में, कब, तो मार्च 3, 2023 को। ये फोटो क्रेडिट एएनआई के द्वारा लिया गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कैसे ये चारों इन्वॉल्व थे, किस चीज़ के लिए, तो वो ये एक एंटी टेरर ग्रुप को फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड, तो इससे ज़्यादा अब क्या ही चाहिए। चलिए
आज के करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट का सेगमेंट थोड़ा ज़्यादा है। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला, आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल एसएसबी का, ठीक है ना। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल एसएसबी का, ठीक है, आप देख सकते हो। देखिए, ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर थी रश्मि शुक्ला, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। याद रखिएगा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की डायरेक्टर जनरल को इनको बनाया गया है। किनको? तो रश्मि शुक्ला जी को, जो कि सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है, ठीक है ना। अब देखिए, एसएसबी क्या है ना, ये एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होता है, बॉर्डर पे गार्ड करने के लिए, जो कि डिप्लॉय किया जाता है कहाँ कहाँ पे? तो नेपाल के बॉर्डर पे, भूटान के बॉर्डर पे। याद रखिएगा, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जिसको डिप्लॉय किया जाता है नेपाल और भूटान के बॉर्डर के पास, ठीक है ना। अब रश्मि शुक्ला जी के बारे में जान लेते हैं। वो 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, महाराष्ट्र कैडरे की, ठीक है ना। इनको ऑलरेडी पोस्ट किया गया था सेंट्रल सीआरपीएफ में, ऑलरेडी ये पोस्टेड थी। सी वॉज हेडिंग द स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इन महाराष्ट्र पुलिस ऑल्सो, सी वॉज हेडिंग द स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इन महाराष्ट्र पुलिस ऑल्सो व्हेन द फोन्स ऑफ शिवसेना लीडर संजय राउत एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर एकनाथ शिंदे खट से एलिजिबली टैप्ड इन 2019। तो ये एक कंट्रोवर्सी से भी जुड़ी हुई थी। ये महाराष्ट्र पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हेड थी जब एकनाथ शिंदे खट से एंड संजय राउत का जो फोन टैप किया गया था 2019 में, उस वक्त, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि एसएसबी सीआरपीएफ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है ना। अब एसएसबी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स है, इंडिया डिप्लॉय करता है अलॉन्ग विद बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान, ये तो पता चल गया। अब देखिए, एसएसबी के बारे में कुछ स्टैटिक कोर फैक्ट्स जानेंगे। बिना कोर फैक्ट्स के हम लोग सब चलेंगे नहीं आगे। मेरा मानना है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स अगर हमारे साथ, स्टैटिक पोर्शन हमारे साथ रहा तो हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को फाउंड कब किया गया था? ये 1963 में फाउंडेड किया गया था। एसएसबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। क्लियर है, 1963 में इसको फाउंड किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। अब चलते हैं नए करंट अफेयर पे। कह रहा है वो वैन थुआंग इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वो वैन थुआंग जो है वो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं वियतनाम से। तो ये तो आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में याद रखना है, आप इसको याद रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखिए, ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो वैन थुआंग जो है 52 साल के हैं, वो न्यू प्रेसिडेंट बने इस कंट्री के, ठीक है ना। अब देखिए, इनका इलेक्शन क्यों तुरंत कराना पड़ गया? क्योंकि जो तुरंत इससे पहले जो थे ना प्रेसिडेंट, वो रिजाइन किए थे। उनका नाम क्या था? नुगियन जुआंग फुआक। नुगियन जुआंग फुआक जो था वो जनवरी 2010 में सडन रिजाइन किए थे, जिनकी वजह से इनको प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करना पड़ा था, ठीक है ना। क्यों ये रिजाइन किए थे? क्योंकि इनकी पार्टी इनको ब्लेम कर रही थी कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और ये पोस्ट की मर्यादा को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा वियतनाम के बारे में। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कैपिटल इसकी हनोई है, करेंसी वियतनामीज डोंग है, वियतनामी डोंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज की वियतनामीज है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, ऑफिशियल लैंग्वेज की वियतनामी है एंड करेंसी वियतनामी डोंग है, कैपिटल हनोई है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द वो वैन थुआंग इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है। अब नई करंट अफेयर में चलते हैं। कह रहा है, देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको अवार्ड क्या मिला है? द पॉटर प्राइज अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? द पॉटर प्राइज अवार्ड मिला है 2023 का। किस चीज़ के लिए मिला है? तो मिला है कोविड से लड़ने के लिए, कोविड-19 जो स्ट्रैटेजी बनाए थे उनके लिए, हाँ, ठीक है ना। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को अवार्ड दिया गया पॉटर प्राइज 2023 अवार्ड फॉर कोविड-19 स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। चलिए, एक चीज़ समझ लीजिए, कोविड में इंडिया, हालांकि कुछ मिसमैनेजमेंट थी, जहाँ पे नॉर्मल जो वर्कर्स थे, डेली वेज वर्कर, उनके लिए कुछ मिसमैनेजमेंट थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, इनका जो इन्वॉल्वमेंट था ना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के, जैसे आशा वर्कर्स हो गई, ठीक है ना, जैसे पीपी किट बनाने के लिए जो कंडीशंस हो गए, इन लोगों का काम बहुत अच्छा था, इसीलिए इनको पॉटर प्राइज का अवार्ड दिया गया है। टू स्ट्रेटेजिकली परफॉर्म द गुड वर्क, टू स्ट्रेटेजिकली मेंटेन ऑल द इशूज दैट आर गोइंग थ्रू ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इरा, ठीक है ना। अब देखिए, ये अनाउंस कब किया गया? ये किया गया था, इंडिया डायलॉग चलता है एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया में, उस वक्त अनाउंस किया गया था। इंडिया डायलॉग इन कैलिफोर्निया इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस वक्त इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है ना। हम लोग पॉटर प्राइज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अवार्ड जो है ना, वो नेम्ड आफ्टर अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट माइकल ई पॉटर के नाम पे दिया गया है। ये बहुत ही बड़े एक अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट थे, जिनके नाम पे पॉटर प्राइज को दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अभी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार टेक्स ओवर एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार टेक्स ओवर एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो उनकी इमेज। देखिए, ये बिल्कुल, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो सुचिंद्र कुमार जी ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी का स्टाफ का जो सीट लिया है ना, वो
उससे पहले तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो सीट लिया ना, उससे पहले वो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑलरेडी स्ट्रेटेजिकली पोस्टेड थे वो आर्मी हेडक्वार्टर में, ठीक है ना। और ये जो अभी उनकी रिसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उससे उनकी और बहुत सारी एक्सपीरियंसेस है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, लाइक इंटेलिजेंस में, ऑपरेशंस में, फोर्स स्ट्रक्चरिंग में, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक एंड टेक इन्फ्यूजन्स में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कुछ जान लेते हैं चीफ ऑफ इंडियन सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं जो रिटायर्ड हैं। आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे जी। नेवी के हैं एडमायरल राधाकृष्णन हरि कुमार जी। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल नहीं सकते हो किसी भी एग्जाम में। इंडिया कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको याद रखना है। चीफ ऑफ इंडियन सर्विसेज आपको याद रखना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड जो हैं अभी ऑलरेडी। आर्मी के हैं जनरल मनोज पांडे जी। नेवी के एडमायरल राधाकृष्ण हरि कुमार जी। एयरफोर्स के एयर मार्शल वी.आर. चौधरी जी। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं एशियन चेस फेडरेशन कन्फर्स डी कुकेस विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एशियन चेस फेडरेशन जो है वो कन्फर किया है किसको? तो डी कुकेस को, ठीक है ना, विथ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए एक चीज़ समझिए, ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर क्या होता है ना, एक स्कोर होता है। वो कोई भी चेस प्लेयर अगर उस स्कोर को अचीव कर लेना लगा उस स्कोर को एक बार भी अचीव कर लेना तो वो ग्रैंड मास्टर उसके टाइटल में ऐड हो जाता है। इरिस्पेक्टिव कि वो एक बार अचीव किया उसके बाद उसकी स्कोर सिर्फ खराब आया है, वो सिर्फ हारता गया है, फिर भी वो ग्रैंड मास्टर उसके टाइटल में जुड़ा रहेगा। इसीलिए तो आप डेली सुनते हो ना, हर एक महीने बाद 76वें ग्रैंड मास्टर, 77th ग्रैंड मास्टर, 78th ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना। तो एशियन चेस फेडरेशन जो है वो डी कुकेस जी को, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं चेस के, उनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, ठीक है ना। देखिए अब इंडियन ग्रैंड मास्टर डी कुकेस हैज बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। किसके द्वारा दिया गया है? एशियन चेस फेडरेशन ACF के द्वारा दिया गया है। किस चीज के लिए? तो इन्होंने गोल्ड को क्लिंच किया था विद अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर ऑफ 9/11। 9-11 के मतलब 11 से 9 स्कोर इन्होंने क्लिंच किया था, इसलिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और साथ साथ में इन द 44th चेस ओलंपियाड एट महाबलीपुरम लास्ट ईयर, तो याद रखिएगा जो 44वां चेस ओलंपियाड चल रहा था ना महाबलीपुरम में, इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किया था 9/11, मतलब 9 मार्क्स लाया था आउट ऑफ 11, ठीक है ना। तो एशियन चेस फेडरेशन जो है, जो ACF है, उन्होंने इनको रिवार्ड दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है ना AICF, वो बैक किया मोस्ट एक्टिव फेडरेशन अवार्ड। मोस्ट एक्टिव फेडरेशन है ये, इसका अवार्ड इसको मिला है ड्यूरिंग द ACF एनुअल समिट विच इज अंडर वे हियर, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में था थोड़ा सा, तो आपको नाम याद रखना है डी कुकेस, ठीक है। अब देखिए कर्नाटका बैंक को अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट्स अभिषेक शंकर बागची। किनको? कर्नाटका बैंक ने अपॉइंट किया है अभिषेक शंकर बागची एज अ न्यू CFO, ठीक है ना। न्यू CFO अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? तो कर्नाटका बैंक के द्वारा अभिषेक शंकर बागची जी को न्यू CFO अटेंड किया गया है, अपॉइंट किया गया है। CFO होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिए अब ये किसको रिप्लेस किए हैं? ये रिप्लेस किए हैं मुरलीधर कृष्ण राव जी को, ठीक है ना, जिनका टेन्योर था कंप्लीट हुआ 1 मार्च 2023 को। किसको रिप्लेस किए हैं? ये रिप्लेस किए हैं मुरलीधर कृष्ण राव को, जिनका टेन्योर खत्म हुआ था 1 मार्च 2023 को, ठीक है ना। ये लगभग 18 साल तक काम किए थे। 18 साल किसके साथ? तो RBI रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, टैक्सेशन एंड बजटिंग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कर्नाटका बैंक के बारे में थोड़ा सा। कर्नाटका बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है आपको मैंगलुरु, तो हेडक्वार्टर मैंगलुरु में है, और उसके CEO है आपको महाबलेश्वरा MS। फाउंड कब किया गया था? 18 फरवरी 1924 को, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को देखते हैं। देखिए जिशुआ बरुआ जो है ना वो अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। जिशुआ बरुआ जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ पर्सन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है ना। किनके द्वारा किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर जो RK सिंह है वो ओथ इनको दिलाए हैं, ठीक है ना। ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेटरी ऑफ जिशुआ बरुआ जी इन द न्यू दिल्ली। बरुआ हैज बीन चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू अगस्त 2022। तो चीफ सेक्रेटरी थे असम के कब से? अक्टूबर 2020 से लेके अगस्त 2022 तक। अब इनको ओथ दिलाया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए जब ये रिटायर कर गए वहाँ से ना, बरुआ टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। उसके बाद इनको फिर दिया गया है रेगुलेटरी पावर का न्यू चेयरमैन पोजीशन दिया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का, ठीक है ना। अब देखिए कुछ हम लोग जान लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में। इसको स्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट 1998 के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो इनॉग्रेट किए हैं 7th इंटरनेशनल धर्मधमा कॉन्फ्रेंस इन भोपाल।
प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है 7वां इंटरनेशनल धर्म धमा कॉन्फ्रेंस इन भोपाल, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली थीम क्या था? थीम था आपको ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू ईरा। ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू ईरा, ये इसका थीम था। एम क्या था इसका? तो एक साथ लाना किनको? तो रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड थॉट लीडर्स फ्रॉम धर्म धमा ट्रेडिशन टू पॉन्डर ओवर बिल्डिंग अ फिलोसफिकल फ्रेमवर्क फॉर द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। याद रखिएगा, इसका मेन एम था आपस में लाना किनको? तो रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड थॉट लीडर्स को। कि कहाँ से? तो धर्म धमाक से, जो कि ट्रेडिशनल है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है हमको? फिलोसफिकल फ्रेमवर्क को बिल्ड करना है, साथ साथ में न्यू वर्ल्ड के ऑर्डर को भी बिल्ड करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? ये ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद, किसके द्वारा? इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडो इंडिक स्टडीज। याद रखिएगा, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए डेलीगेशंस कहाँ से आए थे? तो भूटान से, मंगोलिया से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से, नेपाल से, साउथ कोरिया से, मॉरिशस से, रशिया से, स्पेन से, फ्रांस से, यूएसए एंड यूके से इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो आपको याद रखना है कहाँ पे? भोपाल में किया गया था। किनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था? प्रेसिडेंट 7वां था ये इंटरनेशनल धर्मधमा कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे? भोपाल में। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, आईएसपी सिंप्लीफाइड पे, ठीक है ना। मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब देखिए, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 को गंगा के बैंक पे वो किया गया, स्टार्ट किया गया है। कहाँ? तो ऋषिकेश में, ठीक है ना। कब किया गया? तो 1 मार्च 2023 को एक ग्रैंड सेरेमनी के साथ ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। कहाँ पे? तो योगा घाट है नियर GMVN गंगा रिसोर्ट लोकेटेड इन मुनी की रेती। याद रखिएगा। अब चलिए, इसमें क्या था? एक फेमस योगाचार्य हैं जो हमारे कंट्री के, वो योगा सीकर्स को हेल्प किए कि किस तरीके से योगा करना चाहिए, किस तरीके से हमें योगा की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और कौन थे योगाचार्य जो थे? वो पद्मश्री शिवानंदा एंड पद्मभूषण रजनीकांत जी थे, ठीक है ना। इस ओकेजन पे प्रेजेंट थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो गवर्नर उसके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं आधार के बारे में, थोड़ा सा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, थोड़ा सा UIDAI के बारे में, ठीक है ना। हाल ही में ये न्यूज़ में था, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक न्यू सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। एक नया फैक्टर को ऐड किया है जिससे हमारा सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन होगा, और बढ़ेगा और अच्छा होता चला जाएगा। तो पहले हम कुछ समझते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है ना। देखिए, बेसिकली आधार में क्या होता है ना, 3 चीज़ हमें पता होता है। 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहले नॉलेज फैक्टर एक होता है। नॉलेज फैक्टर कहने का क्या मतलब होता है? जिसको हम लोग कुछ जानते हैं, समथिंग यू नो। जैसे हम लोग क्या जानते हैं? पासवर्ड जानते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस जानते हैं और पिन जानते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं नॉलेज फैक्टर। देखिए, 3 फैक्टर का जो ऑथेंटिकेशन होता है, 3 फैक्टर जो ट्रायल होता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा होता है पोसेशन फैक्टर। ऐसी चीज़ें जो आपके पास है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, हार्डवेयर टोकन हो गया। नॉलेज फैक्टर हो गया जिसको हम लोग जानते हैं, जैसे पासवर्ड हो गया हमारा, सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया, फिर हमारा पिन हो गया। पोसेशन फैक्टर क्या होता है? जो हमारे पास है, जैसे फ़ोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, हार्डवेयर टोकन हो गया। इनहेरेंस फैक्टर क्या होता है? जो हम लोग हैं खुद, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट हो गई, जैसे हमारा रेटिना पैटर्न हो गया, जैसे हमारा फेस रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो आप सुनते हो ना, यही है नॉलेज फैक्टर, पोसेशन फैक्टर, इनहेरेंस फैक्टर। याद रखिएगा, नॉलेज फैक्टर मीन्स जो आपको कुछ पता है, जो आपको पता है, जैसे पासवर्ड हो गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन, पिन हो गया। पोसेशन फैक्टर की बात कर ले, पोसेशन फैक्टर की, तो जो हमारे पास है, फोन हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, हार्डवेयर टोकन हो गया। इनहेरेंस फैक्टर की बात कर ले, जो हम लोग खुद हैं, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट हो गई, रेटिना पैटर्न हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, बेसिकली इसका काम क्या होता है ना, तो फास्ट पेस डिटेक्शन ऑफ स्पूफिंग अटेम्प्ट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी। देखिए क्या होता है ना, स्पूफिंग का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक अटेम्प्ट है जिससे लोग चोरी करते हैं। आपको पता ही है कितना ज़्यादा स्पूफिंग चल रहा है, कितना ज़्यादा इतना ज़्यादा चोरी बढ़ गया है ना, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से, साइबर क्राइम की आप बता नहीं सकते हो। तो देखिए, स्पूफिंग क्या होता है? ये एक अटेम्प्ट होता है जिससे हम लोग डाटा को चोरी करते हैं। मालवेयर एक तरीके का क्या होता है, एक वायरस होता है जिसको फैलाया जाता है, सिस्टम में आपके इंटर किया जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, उसके थ्रू वो आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। उसके बाद जो उनको जरूरत होगा, जो रिक्वायरमेंट डाटा चाहिए, वो ले लेंगे, आपकी कार्ड की डाटाज ले लेंगे, आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ठीक है ना। तो स्पूफिंग वही होता है। तो बेसिकली क्या किया गया है ना, कि अभी जो हम लोग ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, अभी जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसका मेन एम यही है कि जो भी तुरंत डिटेक्ट कर लेता है उसको रोकना, स्पूफिंग को कंट्रोल करना, ठीक है ना। अब देखिए, नया जो मैकेनिज्म है वो यूज क्या किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिंगर म्यूनिशिया एंड फिंगर इमेज। याद रखिएगा,
फिंगर म्यूनिशिया एंड फिंगर इमेज दोनों कंसिडर किया। पहले क्या करता था, पहले सिर्फ फिंगरप्रिंट को लिया जाता था, लेकिन अब फिंगर म्यूनिशिया को इंटर किया गया। म्यूनिशिया का कहने का मतलब होता है ना, हर लोगों के फिंगरप्रिंट का ना शेप अलग अलग होता है, तो उसके बीच में जो गैप्स होते हैं ना, उसकी जो डिफरेंट जो आप कह सकते हो एक तरीके से साइज, या फिर डिफरेंट जो उस तरीके की जो रिंग्स होते हैं ना, उसको यूज़ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको और ज़्यादा केयरफुल करने के लिए इसको यूज़ किया गया। किसको यूज़ किया गया, तो फिंगर इमेज को एंड फिंगर म्यूनिशिया को, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये 2 फैक्टर लेयर को ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि फर्दर बूस्ट करेगा हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग समझ लेते हैं आधार के बारे में, ठीक है ना। यूआईडीएआई क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जनवरी 2019 में। याद रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखाया था तब हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, हम लोगों ने इसको बाद में लॉ और एक्ट बना के पास किया है, इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये जनवरी 2009 में इसको बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए ये किस मिनिस्ट्री के एजेस के अंदर में आता है, तो ये आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक के एजेस में आता है, ठीक है ना। अब इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, प्रोविजन है आधार, जो कि टारगेट डिलीवरी, फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। देखिए आधार का मेन काम क्या है ना, जो भी आपको बेसिकली जो गवर्नमेंट आपको जो सब्सिडी दे रही है, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रही है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही है, तो उसको आधार से लिंक करके इससे ये क्या होगा ना, जो हमारा ऑन शॉट टारगेट होगा ना उस तक पहुंचेगा हमारा। जैसे मान लीजिए किसान है कुछ, उनको 6,000 रुपये मान लीजिए सब्सिडी दिया जा रहा है, तो वो किसान तक ही कैसे पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा, ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को तभी पता चलेगा जब वो आधार का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आधार बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसको किस प्रोविजन के अंदर लाया गया है, इसको लाया गया है प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट 2016 के द्वारा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट आधार हमारा था। अब चलिए आज के करंट अफेयर में, आज के करंट अफेयर में हम लोगों ने यही देखा यूआईडीएआई के बारे में, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये जो फिंगर म्यूनिशिया के बारे में ऐड किया गया है, प्लस उसके बाद हम लोगों ने 3 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जाना, किस तरीके से नॉलेज फैक्टर, पोजीशन फैक्टर और इनहेरिटेंस फैक्टर है। फिर हम लोगों ने आज अपॉइंटमेंट में बहुत सारे न्यूज़ देखे, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल को देखा, फिर हम लोगों ने प्रेसिडेंट जो 7th इंटरनेशनल धर्मधामा कॉन्फ्रेंस को भोपाल में किए उनको देखा। फिर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट में देखा ये कर्नाटका बैंक का, और साथ में ही हम लोगों ने अपॉइंटमेंट में देखा लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो पॉटर प्राइज़ मिला है उसके बारे में जाना। फिर हम लोगों ने वियतनाम के बारे में जाना। फिर हम लोग क्वाड को समझे अच्छे से, फिर क्वाड को काफ़ी अच्छे से समझे। उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में जाना। अगर आपको मेरी करंट अफेयर अच्छी लग रही है, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड। साथ में ही अगर आपको लगता है मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, मुझे कुछ और तरीके से इंट्रोड्यूस करनी चाहिए चीज़ों को, या और भी कंटेंट इसमें डालना चाहिए, तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको लगता है मेरा करंट अफेयर वाकई सही है, या फिर मेरा कोई कंटेंट आपको सही लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं इस तरीके के लेक्चर्स बनाते रहूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।